अभी हम लोग द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक जॉन मेनार्ड केन्स की लिखी हुई है जो 1936 में ये प्रकाशित हुई। लेकिन इसके भीतर जो सिद्धांत है उसको उन्होंने 1934 में ही यूएसए में एक्सपेरिमेंट किया। ये साइंस के तरह हुआ कि पहले एक्सपेरिमेंट किया और पूरी सफलता मिलने के बाद उसको थ्योरी के रूप में किताब पब्लिश कर। इनका कहना था केन्स का कि अर्थव्यवस्था में जो मंदी की स्थिति आती है तो इस मंदी की स्थिति को हम चाहें तो दूर कर सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो तरह के नीति होती है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। भारत में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। 1935 में वह स्थापित हुआ था। और दूसरी नीति है राजकोषीय नीति। इस राजकोषीय नीति को प्रचलित करने वाला जेम केन्स है। इनके पहले राजकोषीय नीति का काम बहुत ही लिमिटेड होता था और मौद्रिक नीति ही बहुत ही ताकतवर माना जाता था। लेकिन 1929 से 1932 के बीच में महान मंदी आई। यूएसए में 50% जीडीपी घट गया, रोजगार घट गया। 160 लाख अमेरिकन फैक्ट्री से निकाल दिया गया। आप देख रहे हैं आज लॉकडाउन की स्थिति है और अमेरिका में लाखों लोग को फैक्ट्री से निकाला गया है, कनाडा में फैक्ट्री से निकाला गया है, फ्रांस में निकाला गया है, इटली में निकाला गया, जर्मनी में निकाला गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उस समय जो, क्योंकि पैंडेमिक है, पैंडेमिक हर विकसित और विकसित विकासशील सब देश में बराबर, लेकिन वो था डिप्रेशन, महान मंदी। और महान मंदी वहाँ आता है जहाँ बहुत सारे उद्योग चरम पर उत्पादन करते रहते, लेकिन अचानक बाजार में मांग घट जाती है और मांग घट जाने के कारण वो उत्पादन तो कर देता है लेकिन उसकी वस्तु बिक नहीं पाती है और बाजार में प्रभावी मांग घट जाता है। केन्स का कहना था, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, कि हर हालत में मंदी का कारण प्रभावी मांग में कमी है। केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता माने जाते हैं। केन्स का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समस्त मांग फलन तथा समस्त पूर्ति फलन, इन दोनों जिस बिंदु पर बराबर होंगे उसी बिंदु को प्रभावी मांग कहा जाएगा। केन्स ने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरह ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में मूल्य का प्रयोग किया। केन्स ने कहा कि जिस बिंदु पर प्रभावी मांग रहता है उस बिंदु पर निश्चित रूप पर समस्त मांग और समस्त पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। केन्स की खासियत है कि उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में एक भी चित्र खुद का नहीं दिया है। आप द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक में देखेंगे तो पूरे किताब में एक चित्र है और वो चित्र के नीचे लिखे हुए हो कि मेरा चित्र नहीं है, ये हैरड का है। हैरड जो है वो बचत एवं विनियोग का चित्र दिया है और उसी चित्र को जेम केन्स ने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया। हम सभी जानते हैं कि बचत और विनियोग की धारणा को
स्थापित करने में केन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इन्होंने कहा कि Y=C+S, आय बराबर उपभोग प्लस बचत। और इन्होंने कहा कि जिस सूत्र में बचत होगा उसको गैर व्यय फलन कहेंगे, नॉन स्पेंडिंग फंक्शन। इन्होंने फिर कहा कि आय बराबर होगा विनियोग, आय बराबर होगा उपभोग प्लस विनियोग, Y=C+I। और समीकरण को थोड़ा हेरफेर कीजिए, Y-C=S हो जाएगा, Y-C=I हो जाएगा, देयरफॉर I=S। तो ये बचत और विनियोग को बराबर करना चाहते थे, लेकिन केन्स का अप्रोच अल्पकालीन है। जेम्स केन्स को अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 1934 ईस्वी में इनवाइट किया कि आप अमेरिका आइए और हम लोग को बताइए कि कैसे हम लोग मंदी से निजात पाएं। और इससे जेम्स केन्स की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, क्योंकि लोकल स्तर पर जेम्स केन्स कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे। और इनका इतिहास है कि उस समय HOD थे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के नीचे थे नेक्स्ट थे AC पिगू। और तब जेम्स केन्स जब अपॉइंट इनको किया गया तो ऐसा कहा जाता है उस समय वो MSc इन मैथमेटिक्स थे। मार्शल ने कहा कि नहीं, इसको इकोनॉमिक्स में बहाल कीजिए। यूनिवर्सिटी कही कि इनके पास MA इन इकोनॉमिक्स का तो डिग्री है नहीं, तो बोले कि वो डिग्री यहाँ से प्राप्त कर लेगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो बोला कि तब तक सैलरी हम लोग नहीं देंगे। मार्शल कहा कि ठीक है, मेरे सैलरी से काट के इसका सैलरी दे दोगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर जो हमको पढ़ाने वाले टीचर थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एलन मिश्रा के भाई, ललित नारायण मिश्रा के भाई। ये LS कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो बड़ा सौभाग्य है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार LS कॉलेज में आके पढ़ाते थे, और पढ़ने के बाद भी कुछ दिन तक आके पढ़ाते रहते। लेकिन हम लोग के समय पूरा वो लेक्चरर थे वहाँ। हमको पढ़ाने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो भी वहीं से आए। सबसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान वहाँ दिया जाता था बिहार यूनिवर्सिटी में। और तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि केन्स महोदय ने कहा कि अमेरिका में कमी किसी बात की नहीं है। भारत में जो बेरोजगारी है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है, और वहाँ जो बेरोजगारी, वो फैक्ट्री है, रोजगार में काम कर रहा है, वो बाहर निकल गया। जो बात आज का लोग अच्छी तरह से समझेगा पैंडेमिक के कारण, कैसे फैक्ट्री है अब बंद हो गया, चटनी हो गया ऑटोमेटिक। केन्स ने कहा कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति से ब्याज दर को आप घटाते हैं तो निजी उद्यमी को प्रभावित होना चाहिए। घटते हुए ब्याज दर पर उसका विनियोग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन अमेरिका में देखा गया कि ब्याज दर कितना भी घटाया जा रहा है, विनियोग, निजी विनियोगकर्ता विनियोग नहीं बढ़ा रहा है। निजी विनियोगकर्ता को ब्याज के घटने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आशावादी से जगह पर वो निराशावादी हो गया है। वो जब सोचता है कि लाभ मिलेगा ही नहीं तो क्यों हम विनियोग करें। ब्याज कम दे रहा है लेकिन उतना भी लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ नहीं मिलने के कारण वो ब्याज को कितना भी कम आप करते जा रहे हैं, उसका जो अनुमानित है लाभ की प्रत्याशा वो निम्न है। केन्स ने एक उदाहरण दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो को एक बड़ा सा जहाज मान लीजिए, शिप,
और समुंदर में ये शिप चल रहा है। समुंदर में जब वो शिप चलने लगेगा तो पानी में हलचल होगा, समुंदर के पानी में, और बहुत सारे बुलबुला बनने लगेंगे। केन्स ने कहा 2, 4, 10 बुलबुला बनेगा, फटेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2, 4 उद्यमी निराशावादी हो जाए, फैक्ट्री बंद कर दे, विनियोग घटा दे, ब्याज घटने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो, तो इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में सारे के सारे उद्यमी निराशावादी हो जाएं तो ये बड़ा ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, पानी वाला जहाज चल रहा है, 10, 20, 50, 100 बुलबुले तैयार हो रहे हैं। लेकिन केन्स कहते हैं कि अगर लाखों करोड़ों हजार बुलबुला तैयार हो जाए और इतना बुलबुला हो जाए कि बुलबुला भंवर बन जाए तो बड़े से बड़े जहाज को डुबो देगा। भंवर में पड़ने वाला जहाज बच नहीं पाता है। कहा अमेरिकन अर्थव्यवस्था बच नहीं पाएगी क्योंकि उसका सारा उद्यमी जो है बुलबुला है। तो अब एक बुलबुला नहीं, अभी भंवर हो गया है। सारे के सारे उद्यमी निराशावादी हो गए। मौद्रिक नीति फेल कर जाएगी, मौद्रिक नीति फेल कर जाएगी। ब्याज के घटने से उद्यमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके लाभ की प्रत्याशा निगेटिव है। लाभ की प्रत्याशा को केन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मनी के 5वें अध्याय में एक अध्याय ही दिया है, एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा। कहा कि लाभ की प्रत्याशा जो है पूर्ति, फलन, घिसावट और उत्पादन, इन तीनों तत्वों से इसका निर्धारण किया जाता है। लाभ की प्रत्याशा को ऐसे समझिए कि P हो गया प्राइस, डेल्टा P हो गया मूल्य में वृद्धि, और माइनस डेल्टा P में मतलब हो गया मूल्य में ह्रास। ये P का मतलब हो गया प्राइस ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, प्राइस ऑफ इक्विटी इन द मार्केट। बाजार में शेयर बिकता है और जो शेयर पहली बार बिकता है उसको इक्विटी कहते हैं। नया कोई फैक्ट्री खोलने वाला है, उसका शेयर बाजार में आया, उसको कहेंगे इक्विटी। शेयर और बॉन्ड में क्या अंतर है? शेयर में जो लाभांश मिलने वाला है वो अनिश्चित रहता है, लेकिन बॉन्ड या डेट सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ऋण, इसमें ब्याज निश्चित रहता है। बॉन्ड में कोई रिस्क नहीं है, शेयर में रिस्क है। बॉन्ड के नाम पर आपको रुपया दिया, डॉलर दिया, तो वो केवल ऋणदाता है, लेकिन शेयर खरीदने वाला मालिक है। शेयर खरीदने वाला मालिक है। जो मालिक होता है वही गेन्स को प्राप्त करेगा, वही प्रॉफिट को प्राप्त करेगा, वही लॉस को प्राप्त करेगा। शेयर इज uncertain. Profits from the share is uncertain. And share means ownership. Share means you are shareholder, it means you are owner of the firm. लेकिन डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट में जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है वो फिक्स्ड है, वो ऋणदाता है, वो मालिक नहीं है। तो जो मालिक है, जो शेयर होल्डर है, वो निराशावादी हो गया क्योंकि डेल्टा P जो है माइनस में आ रहा है। कैसे यहाँ शेयर गिरा? जैसे शेयर गिरेगा तब सिनेमा में देखिएगा हेलो हेलो तो 2 गो कान है, अब उसको 5 गो फोन है, हेलो हेलो कर दें, हेलो हेलो, प्राण निकल गया। जान जिस फोन को लगा यस शेयर जो ये गिरा, ये गिरा गिरा। कई बार हम लोग सिनेमा में देखे में लाल फोन, ब्लू फोन, उजला फोन लगाया हुआ है, लेकिन एट टाइम 2 गो सुन रहा है। और जब सब सुना कि सब गिर रहा है, अब आप जिस मॉल में रह रहे हैं ये बिक जाएगा आपका। हार्ट फेल कर गया। धनवान आदमी वास्तव में सबसे गरीब है। धनवान आदमी वास्तव में सबसे गरीब है।
अगर गरीबी का परिभाषा हो जाए कि आप कितना बार हंसे साल में कितना दिन आप खुश रहे, सवेरे से रात तक आपका खुशी में बीता, तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस, और यही कहलाएगा गरीबी का सही माप। आप देख लीजिए, बिहार को कहता है गरीब है। बिहार जैसा धनी देश और कोई नहीं है, बिहारी जैसा धनवान और कोई नहीं है। कहा कि लॉकडाउन, ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, तो अपना साइकिल निकाला और पीछे पत्नी को बैठाया और चल के आ गया 1000 किलोमीटर चला के। विकसित देश में कहीं कोई ऐसा पति नहीं होगा जो बीवी को बैठा के 1000 किलोमीटर साइकिल पर लेके जाए। वो तो सोचेगा चलो आगे देख लेंगे, फिर पूरा गई वहाँ तो हम आ गए यहाँ। देखिए यहाँ देखिए, मुस्लिम जो हम देखे इलीगल है या इलीगल तरीका है, इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट में ये बात उठा कि हम लेके वाइफ और बच्चे को हम साइकिल से चले जाएंगे। ट्राई साइकिल जो हमारे यहाँ ठेला वाला जो है, ठेला पर देखे बजाते तकिया लगा के बच्चा सोया। हम ये भी एक में देखे कि गद्दा सोफा लगा के ट्रक टाइप का था और उसमें बच्चा से सोया हुआ खेल रहा है, फ्रिज उरिज सब रखा हुआ है। वो दिल्ली से हरियाणा से आ रहा है बिहार। तो धनवान था तो अपना लेके आ गया, लेकिन जो गरीब था वो भी उसी के तरह आ गया। तो गरीब कहाँ कहलाया? ये जो आंतरिक सुख है ना, ये आंतरिक सुख को आप मनी से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे सिंपल तुम कहो कि तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपया है और दूसरे आदमी के पास 500 रुपया है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो 500 में खरीद के खा पी लेगा, आपका 50 करोड़ का शेयर है। तो ये मानसिक जो है, इसलिए देखिएगा कि हमारे यहाँ भारत में कुछ ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर चलता है। भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स है। भूटान में मेरा स्टूडेंट वहाँ प्रोफेसर था, तो वो बतलाता था कि कोई किसी से जोर से बात नहीं करता है, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है, एकदम काम एंड क्वाइट। तो ये मेंटल पीस जो है उसका परफेक्ट कोरिलेशन जो है वो सोल से है या इंटरनल फीलिंग से है। केन्स इसी पर अटैक करते हैं। केन्स कहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर का जो उद्यमी है, पूंजीपति है, ये मेंटली सबसे ज़्यादा गरीब है, और इसलिए ये वही बुलबुला है जो बुलबुला मिल करके भंवर बना दिया। लाख ब्याज घटाइएगा कोई उद्यमी नहीं आएगा। हमारे एक अर्थशास्त्री हैं क्राउथर, वो कह गए थे, यू कैन ड्रैग ए हॉर्स टू द रिवर बट यू कैनॉट मेक हिम ड्रिंक अनलेस ही इज थर्स्टी। आप हॉर्स को पकड़ के ले जाइए पानी में, मुंह घुसा दीजिए पानी में, लेकिन पिएगा नहीं क्योंकि प्यासा नहीं है। इसलिए केन्स ने कहा दिस इज लिमिट टू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता है। इसलिए एक ही उपाय है कि लेसेज फेयर को हटाइए और सरकारी इंटरफेरेंस को लाइए, सरकारी खर्च को बढ़ाइए, डेफिसिट बजट को लाइए। तो क्लासिकल वाले नहीं चाहते। क्लासिकल वाले का क्लासिकल एंड हो गया। वो लोग तो इसको एकदम नहीं। केन्स महोदय जो है 1930, केन्स महोदय 1926 में केन्स ने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है एंड ऑफ लेसेज फेयर। एंड ऑफ लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब होता है छेड़ो मत, अहस्तक्षेप की नीति, सरकारी अहस्तक्षेप की नीति। लेसेज फेयर, सरकारी अहस्तक्षेप की नीति, लेसेज फेयर। तो इसलिए कहता है कि किसी भी हालत में सरकारी हस्तक्षेप से सोल्यूशन, हस्तक्षेप की नीति से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप लाख ब्याज घटाइए आएगा नहीं। ब्याज का नियम है, केन्स ने कहा कि ब्याज जब न्यूनतम ब्याज दर पर आएगा
तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसको तरलता जाल कहते हैं, तरलता पास कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लोग कर्ज लेने के लिए कतार लगा देगा, अगर ब्याज दर मिनिमम रखिएगा तो वो ले करके कुछ ना कुछ काम कर लेगा, उससे ज़्यादा उसको ब्याज आ जाएगा। तो 0.5% अगर इंटरेस्ट रेट कर दीजिए तो लेने वाला आदमी अनंत हो जाएगा, मांगने वाला अनंत मांगेगा, तो फिर ब्याज तो जीरो आएगा नहीं। अब जब जीरो नहीं आएगा तो माइनस में नहीं जाएगा। तो एक नियम हो गया कि इंटरेस्ट रेट कैनॉट बी जीरो, इंटरेस्ट रेट कैनॉट बी निगेटिव। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि केन्स ने पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया कि अर्थव्यवस्था में किसी भी हालत में, अर्थव्यवस्था में किसी भी हालत में ब्याज दर घटा करके पूर्णतः फैक्ट्री को वापस खोलने का काम नहीं हो सकता। मंदी इससे दूर नहीं है। मंदी दूर नहीं होगी। कहा कि मंदी दूर कैसे होगी? या मंदी दूर तब होगी जब स्टेट इंटरफेरेंस होगा, सरकार हस्तक्षेप करेगी। केन्स ने कहा कि जिस बिंदु पर समस्त मांग फलन, समस्त पूर्ति फलन बराबर हो जाएगा, उसी को प्रभावी मांग कहेंगे। प्रभावी मांग अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा, प्रभावी मांग अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा, प्रभावी मांग कम होगा तो रोजगार कम होगा। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी मांग ही सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रभावी मांग को बढ़ाने के लिए ब्याज दर घटाने का काम उचित नहीं है, क्योंकि इसका सफल नहीं होगा। ब्याज दर घटाने के बजाय आप क्या कीजिए, सरकारी हस्तक्षेप कीजिए, सरकारी विनियोग को बढ़ाइए। निजी विनियोगकर्ता कभी विनियोग करने नहीं आएगा, क्योंकि निराशावादी है। वो समुंदर में उठने वाला बुलबुला जो है वो भंवर बन गया हुआ है, और निराशावाद के भंवर में वो डुबो देगा पूरे अर्थव्यवस्था को। उसको कोई मतलब नहीं है, वो सब मिल के बैठा रहेगा, डूब जाएगा। तो कहता है कि भंवर में जब आप फंसे हुए हैं तो उस पर विश्वास मत कीजिए, सरकारी हस्तक्षेप कीजिए और भारी मात्रा में सरकारी विनियोग कीजिए। केन्स ने एक सीक्वेंस बनाया कि रोजगार का निर्धारण होगा प्रभावी मांग से, प्रभावी मांग का निर्धारण होगा समस्त मांग से, समस्त पूर्ति से, और उन्होंने समस्त पूर्ति फलन को स्थिर मान लिया। तो कहा बच गया कि तक समस्त मांग फलन। समस्त मांग फलन को उन्होंने दो भागों में बांटा, उपभोग और विनियोग। केन्स फिर कहते हैं उपभोग जो है अल्पकाल में स्थिर रहेगा, उपभोग, पूर्ति तो स्थिर हो गया। समस्त मांग फलन, समस्त पूर्ति फलन, समस्त पूर्ति फलन को गोल घेर दीजिए, ये स्थिर हो गया। तो एक ही बच गया, समस्त मांग फलन। समस्त मांग फलन है, फिर दो निकालिए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन उपभोग है, उसको गोल कर दीजिए, ये अल्पकाल में स्थिर रहेगा। तो फिर रूट में एक के बच गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में फिर नीचे दो को निकाले हो, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट रेट। ये कहते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता है कि कितना ही कमा सकेगा पूंजी। मान लीजिए ट्रक मेरा पूंजी है, कर्ज लेके ट्रक लिए तो चलेगा, और लॉकडाउन है तो ट्रक लेने कोई जाएगा? लॉकडाउन में भी कोई ट्रक लेने जाएगा? कोई जान रहा है कि कहीं हमारा माल जा ही नहीं पाएगा, बहुत सब जगह रुका हुआ है। तो प्रत्याशा उसका क्या हो, नहीं लेने का हो। तो अगर ट्रक लेके हम चलाएंगे तो उसका हमको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज अगर 12% ब्याज देना पड़ रहा है तो ट्रक चलाने पर 24% हमको प्रॉफिट होगा, तो 12% तो चला जाएगा बैंक में, रेस्ट 12% पर हम अपना व्यापार करेंगे, अपना एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे। तो ये कहते हैं कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता निश्चित रूप से अधिक होना चाहिए किससे? ब्याज दर से। MEC मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। MEC अगर 24% है और इंटरेस्ट रेट 12% है
तो उद्यमी चलाएगा। लेकिन निराशावाद जब फैला रहता है तो इंटरेस्ट रेट है 0%, 1%, 2%, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है उद्यमी, क्योंकि उद्यमी का निराशावाद है भयानक। निराशावाद इतना घिरा हुआ है उसको कि वो कहता है कि कोई प्रॉफिट नहीं है, लाभ की प्रत्याशा जो एकदम ऋणात्मक है, घर द्वार सब बिक जाएगा अगर ऐसा हटा ले। केन्स कहते हैं ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है उद्यमी का, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फीलिंग है उद्यमी का। उद्यमी का मानसिकता जो है वो निराशावाद से घिरा हुआ है। उसको कितना भी कुछ कहिएगा वो निराशावादी है तो निराशावादी बात करेगा। जो आशावादी होता है वो निराशा में भी आशा का किरण देखता है। नहीं तो थोड़ा सा गड्ढा में कूदे आ लगे कब मर गए तो कह रहे सीधा खड़ा हो ना, सीधा खड़ा हुआ तो उसको छाती तक पानी है। अब सोचिए पानी छाती तक है लेकिन वो खड़ा नहीं होकर भीतर उलट रहा है। तो दूसरा आदमी जो था उसको चिल्ला के कहा करे, वो गाँव का था, जानता था कि वहाँ पानी 5 फीट नहीं है, 6 फीट नहीं है जो डूब जाएगा ये। तो चिल्ला के कहा कि तुम खड़ा हो, तो खड़ा हुआ तो उसका गर्दन के नीचे पानी था। यही होता है निराशावादी। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का लाल था। हमारे परिवार के सदस्य हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं और निराशावाद के घोर अंधकार में वो डूब गया। इसलिए कहता है कि निराशावाद जब आवे तो संवाद कीजिए, बात कीजिए। कोई नहीं है तो पेड़ से बात कीजिए, अपने कुत्ता से बात कीजिए, आंख बंद करके भगवान से बात कीजिए। कहीं से आपको कुछ न कुछ किरण मिलेगा जिससे कि आप बच सकते हैं। माइंड तो है ही निराशावादी माइंड हो जाता है तो सीधा वो आत्महत्या के ही ओर इशारा देता है। फेज है इसका। तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में उद्यमी जो है निराशावादी हो चुका है तो उसको कितना भी ब्याज घटाइएगा वो तैयार नहीं होगा। कहा कि क्या है पहचान निराशावादियों ने, कहा कि शेयर प्राइसेस फॉल्स डाउन डाउन डाउन। शेयर की कीमत लगातार घटेगी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ब्याज दर घटेगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उसका प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर प्राइस घटेगा। शेयर प्राइस का घटना माइनस डेल्टा पी, शेयर प्राइस का घटना ये सबसे बड़ा घातक है। इसलिए आप देखेंगे बजट पेश हुआ और जैसे बजट पेश हुआ तो शेयर प्राइस अप हो गया तो कहेगा वाह सरकार का बजट अच्छा है। जैसे पेश हुआ शेयर प्राइस गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। 1947 में जब नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनका जो सब कॉम्पिटिटर सब था, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो है वो श्रम संघ का नेता था, फेडरेशन ऑफ लेबर का वो बहुत बड़ा नेता था, बहुत फॉलोअर थे। वो चिल्ला कहता कि पहला नियम नेशनलाइज ऑल इंडस्ट्री, दूसरा नियम नेशनलाइज ऑल लैंड। नहीं, पहला कहा कि नेशनलाइज ऑल लैंड और दूसरा कहा नेशनलाइज ऑल इंडस्ट्री। नेहरू जी कहे कि बाप रे बाप, ये जो सिखा रहा है। तो गांव का व्यक्ति क्या होता है? गांव का व्यक्ति होता है लैंड माइंडेड। जान चल जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। गांव का आदमी क्या होता है? गोल्ड माइंडेड। पूछो हुआ था आधा वर्ष सोना खरीद लिया, आपको देखने में लगेगा गरीब है और घर में उसका 5 किलो सोना है। कैश माइंडेड, वो एटीएम में विश्वास नहीं करता है, वो घर का जो अपना उसका हांडी है जिसमें वो रखता है रुपया, वही उसका एटीएम है। बैंक है, तो एटीएम है, सब उस बैंक से कोई नहीं। ऐसा कई आदमी घर में जाइएगा उसको कैश निकाल के आपको दे देगा, लेकिन जितना एजुकेटेड आदमी होगा उतना ही वो काहिल होता चला जाता है। वो चाहता है कि स्विच दबावे मुंह में पानी चला हो।
विकसित देश में हम भी गए हुए हैं। पोलैंड में जब गए तो बाथरूम में गए तो समझे में नहीं आवे कि हाथ कैसे धोए, क्योंकि यहाँ हम देखते थे कि मद्रास गए थे कि मद्रास में पहली बार देखे कि हाथ नीचे रहिए तो पानी हरर गिरने लगे, उसके नीचे हाथ रखे बाएं रह दें कहीं गिरिए नहीं रहा। बड़ा हमको लगा कि पूछेंगे तो कहेगा देखिए इंडियन है, जैसे इंडिया में बिहारी हैं वैसे विदेश में इंडियन है। यही सापेक्षिक धारा नहीं जानता है। एक आदमी को कहा कि बिहार तो बेकार है, का है तो डस्टबिन है। अच्छा, उसका विदेश गए तो कहा आपका इंडिया बेकार है, का है इंडिया डस्टबिन है। सेम कंडीशन है। कुछ लोग को लगता है कि हम दिल्ली में बहुत अच्छा है, दिल्ली में हम रह के देख चुके हैं कितना अच्छा है, आप हैं नाक से सांसें नहीं लिया जा रहा है। कलकत्ता के चौरंगी में चले जाइएगा तो चौरंगी में वहाँ पर शाम के समय में लोग अस्वस्थ करने लगता था। क्यों? क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का ऑक्सीजन की गाड़ी अब तक नहीं आई है। जैसे उस गाड़ी को देख लिया वो सांस चलने लगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ता था। उस एरिया में जितना आदमी का नाक है उतना ऑक्सीजन नहीं है, इतना भीड़। तो हम ही सुनते थे जब हम गए उस समय में 1968 की बात हम कह रहे हैं, 67 में कलकत्ता गए तो हम जाके उसी जगह पर ट्राम से जाके उतर गए कि शाम को जरा देखेंगे, देखे बाप आदमी का भीड़ हो गया उस समय। अब तो और जमाना, उसके बाद अब तो हो गया कि मेट्रो वेट्रो से भी चलने लगता है। उससे मेट्रो नहीं था, ट्राम ही था, सब ट्राम वहीं पर आके रुकता था। देखे कि गाड़ी आया, उसे ऑक्सीजन निकलने लगा, दिखाई तो नहीं दे रहा, मैंने निकल रहा है और लोग नॉर्मल फील कर रहे हैं। भालू भालू तो कहता है कि इकोनॉमी में उद्यमी जो है वो सेल्फिश है। उसका पहला इंटरेस्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है उसका मोटिव टू क्रिएट वेल्थ फॉर देयर जनरेशन, फॉर देयर पोस्टेरिटी, फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन। बहुत सारे लोगों को देखिएगा 1-2 बच्चा नहीं 4-6 बच्चा पैदा करता है। वो रिच नहीं है, गरीब है, तो इसलिए ज़्यादा पैदा करता है कि सबसे थोड़ा थोड़ा 1000 रुपया आवेगा तो 7 गो समांग है तो 7000 हो जाएगा। दे बिलीव इन टोटल इनकम। लेकिन आम आदमी क्या करता है कि 1 गो बच्चा पैदा किया तो उसका टोटल और मार्जिनल दोनों सेम होगा। उस पर वो इंजीनियर है, मान लीजिए उसको 50,000 रुपया सैलरी है तो टोटल भी 50 होगा और मार्जिनल भी 50 होगा। उसको तो मार्जिनल पता ही नहीं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला जिसको 1 गो है नहीं, जो जिसको ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा है उसका मार्जिनल 100 रुपया हुआ, 1000 हुआ, मार्जिनल 1000 हुआ, लेकिन टोटल कीजिएगा तो हो जाएगा 10,000। 8-7 बच्चा तो 7,000। अरे अकेला लीजिएगा तो एक आदमी का 1,000 है ना। फर्श आपका साफ कर रहा है, 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, लेकिन उसका 7 बेटा बेटी फर्श साफ कर रहा है तो 7,000 रुपया घर में आया ना, तो घर का टोटल इनकम क्या हो गया? आपको एक ही बच्चा है और वो सैलरी उसको आया 50,000, तो 50,000 उसका मार्जिनल ही 50 है और टोटल ही 50 है। तो धनवान का थ्योरी यह है कि उसका मार्जिनल टोटल सब एक ही पर है। गरीब देखता है कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फिजिकली काम करना है। और ताकत देख भी लिए बिहारी मजदूर को फिजिकली कितना स्ट्रांग है, सो देख लीजिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली से पैदल या साइकिल चला के आने वाले को पुरस्कृत करना चाहिए, आप प्लस दंड देना चाहिए। पुरस्कृत करना चाहिए स्ट्रांग बिहारी के रूप में, और दंड दीजिए कि आप कानून का उल्लंघन किए तो उसमें जो होता है उसको फाइन कीजिए, क्यों तुम उल्लंघन किए। लेकिन इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना था रोड पर वो नहीं रोका, तो उस गांव के मुखिया को, गांव से गुजरा होगा ना, गांव के सरपंच को, जिस क्षेत्र से गुजरा उस सब को फाइन कीजिए। तो कुल मिला के सरकार को क्या होगा? प्लस में आमदनी हो जाएगी। उसको पुरस्कृत कीजिए और उसको फाइन भी लगाइए। आइए सब कोई फाइन लगाइए, सैलरी से काटिए। जो अपना काम नहीं किया। अरे चोर जा रहा है और वहाँ पुलिस खड़ा है तो परमिशन मांगे कि पकड़े कि ना पकड़े,
सब आदमी जान रहा है कि लॉकडाउन है, वहीं रुक जाता हूँ। 2-4 गो भले वो जिला क्रॉस करता। अरे दिल्ली में ही 11 जिला है, दिल्ली शहर में 11 जिला है, दिल्ली से निकलेगा ही कोई जिला में धर लेगा उसको। गौर से देखिए, एनालाइज कीजिए। दिल्ली में 11 जिला है, दिल्ली करता है, 11 जिला है। हर जिला का अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डीएम भी होगा तो 11 को होगा। जिस एरिया से गुजर रहा है उसको रोकने का काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना था। कहता है एक आदमी से बहस हमको हुआ कि मोदी क्या कर रहे थे। अरे क्या बात करते हो, सब बात बापे करे, अब बेटा पोता नाती बहू वाइफ ये सब कुछ नहीं करे। बैंकरप्सी ऑफ योर माइंड है। गौर से आप देखिए, जो चला वहां से पहुंच गया, बीच में किसी औरत को प्रेग्नेंट थी तो बच्चा भी हो गया, खाने पीने का, ये सब बहुत सारी चीज को सीख को देता है जो लॉकडाउन के अंतर्गत हुआ। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो बहुत सारे लोग इस कटघरे में आ जाएंगे। और बिहारी तो ऐसे भी है, गरीब है, लेकिन उसको सलाम कीजिए कि यही आदमी आपको चोर को पकड़ेगा दौड़ करके। आप नहीं पकड़ते, आप तो है अपना पेट लिए हुए रह जाइएगा वहीं खड़ा। दे शुड बी रिवार्डेड विथ पनिशमेंट। तो देखिए ना, तुरंत अप्लाई करने लगेगा कि हम एली पैदल। सोचिए कि उसकी फिजिकल फिटनेस जो है कितना का यूटिलाइजेशन आप जो है उसको काम 1000-2000 रुपया 5000 रुपया वहाँ कितना देता है। हम दिल्ली में थे तो 7000-5000 में लोग वहाँ काम करता था। वो तो हमारे नीचे था मुखर्जी नगर में, तो वो कहा कि आप सर ज़्यादा सैलरी देते हैं। गए, अरे सब बेरोजगार है, कितना कम दीजिएगा वह भी करेगा। ये सोच है निजी उद्यमी का, सेल्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। केन्स इस बात को पकड़ लिया, कहा किसी भी हालत में कंट्री का भविष्य निजी उद्यमी के हाथ में नहीं देना है। अगर आप पूंजीवाद को बचाना चाहते हैं, देश में कम्युनिज्म नहीं लाना चाहते हैं, ब्लड शेड नहीं करना चाहते हैं, तो सोशलिस्टिक तरीका जो है वो सरकारी हस्तक्षेप का, सरकारी व्यय का, ये कीजिए। तो सर जो अभी निजीकरण जो इतना हो रहा है तो उसका क्या? निजीकरण का दूसरा अर्थ है। हाँ। निजीकरण का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ 100% शेयर सरकार का है वहाँ 47% बेच दीजिए, तो उससे जो आपको रकम आवेगा उससे अपना कर्ज चुकाइए सरकार का। इसलिए निजीकरण का मतलब है कि प्राइवेट को सब दे दें, प्राइवेट को शेयर दें, क्योंकि शेयर में जोखिम भी तो है। आज देखिए इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक हम समझते हैं 37 से 47% जो है शेयर बिक गया है। जितना भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसका 40% से 70% तक शेयर प्राइवेट लोगों के हाथ में सेठ सरकार बेच दिए इम्प्लाई। तो कभी ये बर्बाद होगा? नहीं होगा, क्योंकि 50% 51% शेयर अगर सरकार के पास है तो कंट्रोल सरकार के हाथ में रहेगा। लेकिन भीतरी प्रतियोगिता हो गई। पहले चेक लेने जाते थे तो गए दे दिया प्रणाम सर, अब चेक लेने जाइए तो कहेगा आवेगा घर पर डाक से आवेगा चेक घर पर, और कंप्यूटर पर लोड किया तब आया, और उसका 50 रुपये चार्ज। पहले इतना फॉर्म रहता था कि हम देखते थे बहुत सारा स्टूडेंट आया, इन्होंने देखा इतना फॉर्म ले गया, जमा करने वाला फॉर्म एक गट्टी ले गया और उसी पर हिसाब बनाया। और जाके पूछ लीजिए, रेलवे विभाग में बहुत सारा कागज भरने का रहता है, ले गया लाल पेन से उस पर सवाल बनाया। अब हो गया कि हर पेज की कीमत। तो इसलिए कहता है कि निजीकरण करने से जो आपका 100% शेयर है वो घट के हो जाएगा 51%। तो सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकारीकरण का जो डिमेरिट होता है, रेड टेपिज्म, घुसखोरी, ये सब नहीं हो पाएगा। प्राइवेट का शेयर वहाँ होगा तो जितने भी प्राइवेट जो हैं वो क्या करेंगे, जितने भी प्राइवेट हैं वो शेयर को
आपको जैसे ही लेंगे तो प्रॉफिट मोटिव है, तो देखने लगेगा कि किन किन जगहों पर शेयर जो है, किन किन जगहों पर लाभ की गुंजाइश है, किन किन जगहों पर खर्च जो है फिजूल खर्च हो रहा है, और कंप्यूटराइजेशन कर देगा, ऑनलाइन कर देगा, तो खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस